हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो क्लास 10th की प्रकाश टॉपिक चल रही थी, आज उसी के आगे हम लोग और नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखेंगे उसमें और कौन कौन से बिंदु छूट रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में चिन्ह परिपाटी 1-2 क्लास को छोड़ करके पिछली और क्लासों में लगभग 2 या 3 क्लास पीछे वहाँ पर मैंने चिन्ह परिपाटी पर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कुछ उसी के माध्यम से कुछ सारणी बना करके आपके सामने रखते हैं और ये बताते हैं कि लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब जो है ये पॉजिटिव होती हैं कि निगेटिव होती हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि लेंसों के यू, वी और एफ में संबंध, यानी कि इसके सूत्र में संबंध देखेंगे कि इसके सूत्र पर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग उस सूत्र का निगमन पहले करेंगे। सिर्फ 5 या 6 लाइनों पर देखेंगे, उसमें पूर्णतः निगमन नहीं किया जाता, पूर्णतः निगमन नहीं पूछा जाता। फिलहाल देखा जाए पूर्ण निगमन नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का पूछा जाता है। ये लेंस है, लेंस में सिर्फ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। यदि फार्मूला आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या, चिन्ह परिपाटी के कुछ मुख्य तथ्यों पर डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए सारणी बनाया जाए इसमें, तो इसमें बहुत अलग बात है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, चिन्ह परिपाटी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो हम लोग कुछ टेबल बनाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं पद, क्या पद, और यहाँ पर लिख देते हैं उत्तल लेंस, और यहाँ पर लिख देते हैं अवतल लेंस। सिर्फ इसमें 2 ही लेंस होते हैं, लेकिन वहाँ तो मैंने बहुत ही प्रकार पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ 2 ही प्रकार के आधार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं 2 ही लेंसों पर बनाए जाते हैं अधिकतर। तो इस पे हम लोग कुछ लिखते हैं, तो और आपको हम उसके बारे में क्या करते हैं, समझा देते हैं कि कौन सा मान पॉजिटिव होगा, कौन सा मान नेगेटिव होगा। तो ये सब विशेषता हम लोग देखते हैं आगे। पहले इसको लिख लिया जाए, थोड़ा लिखते चलिए आप लोग भी। ये फोकस दूरी है, यहाँ पर भी देखिए, ये वस्तु की दूरी है, और यहाँ पर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ वास्तविक हो गया तो यहाँ आभासी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर भी हो जाएगा आगे वही वास्तविक आ जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहा। एक लाइन, यानी कि इसमें एक और पॉइंट छूट रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं आभासी आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 पॉइंट ये देखा जाता है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें होगा, ये धनात्मक में लिया जाता है, क्या धनात्मक में
ये धनात्मक लिया जाता है फोकस दूरी, और जो अवतल लेंस होता है वह ऋणात्मक में लिया जाता है। क्या? ऋणात्मक में, ऋणात्मक में लिया जाता है। और यही जो वस्तु की दूरी है, ये क्या होगी? ये भी क्या होगी? ऋणात्मक में होगा। और यही प्रक्रिया अवतल लेंस में भी हो जाता है, ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का आप लोग अर्थ समझ रहे हैं, यानी कि माइनस में होगा। सभी मान क्या होंगे? यानी कि दूरी जो होगी उत्तल में भी माइनस होगी और अवतल में भी क्या होगी? माइनस होगी। तो इसको फिलहाल हम समझाते हैं अभी। अब मान लीजिए कि यही जो वस्तु की ऊंचाई बताया जा रहा है, वस्तु की ऊंचाई, ये क्या होगा? ये मेरा धनात्मक के श्रेणी में आएगा। ये धनात्मक में होगा, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी धनात्मक होगा। ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक ही होंगे। इसको हम समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग देखते चलिए। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आप लोग बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस में धनात्मक होगा। क्या? उत्तल लेंस में क्या होगा मेरा? ये जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या होगा? धनात्मक होगा। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इसमें लिख देंगे लागू नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया भी अभी हम समझा रहे हैं क्यों नहीं लागू होता। अब यही हम आभासी प्रतिबिंब में देख लें। आभासी प्रतिबिंब में तो ये क्या होगा? ये ऋणात्मक में माना जाएगा। किसमें? ऋणात्मक में माना जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भी क्या होगा? ऋणात्मक में ही लिया जाता है। उसी प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक में होगा। यहाँ भी होगा, लागू नहीं होगा। लागू नहीं होता है। देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दे रहे हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? आभासी प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? या हो जाएगी धनात्मक में आएगी। क्या? धनात्मक में, धनात्मक ये क्या होगा? धनात्मक। यदि इसको समझा जाए दोस्तों, यदि इसको समझा जाए तो ये बहुत नॉर्मल तरीके से इसको समझाया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि इसको एक बार देखा जाए तो ये जो पद दिए हैं, ये बताया जा रहा है कि फोकस दूरी जो है वो पद के श्रेणी में रखा जाएगा। वस्तु की दूरी जो है वो भी पद में आएगा। यानी कि ये जितने भी प्रतिबिंब की दूरी है या प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई और फोकस की दूरी यानी कि फोकस दूरी, ये सभी किस में आते हैं? ये पद में आते हैं। जैसे कि ये आपसे पूछ लेगा कभी कदार ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु की ऊंचाई निम्न में से किस श्रेणी में आता है, किस पद में आता है। ये इस प्रकार पूछेगा, फोकस दूरी किस पद में आता है, तो वहाँ पद दिया रहेगा। पद, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, प्राचल। प्राचल भी बोलते हैं। तो ये कभी कदार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि फोकस दूरी किस में आता है। मान लीजिए पद नहीं दिया है तो प्राचल में आता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इसीलिए मैंने ये टेबल आपके सामने रखा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। जैसा कि आपसे कह दिया जाए, प्राचल फोकस दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो आपको ये याद रखना है कि ये धनात्मक होती है।
और आपको यदि पूर्णतः याद करना है तो देखिए इसमें 1 2 3 ये 4, यदि 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये निकल गए तो बचे क्या ये। तो आपको ये याद करना है कि जो फोकस दूरी रहेगी वो धनात्मक में रहेगी, लेकिन इसको और इसको आपको छोड़ना है, सिर्फ ऋणात्मक याद कर लेना है कि जो वस्तु की दूरी है वो ऋणात्मक में रहेगी, और जो दूरियां प्रतिबिंब में दिखाया जाएगी यानी कि जो प्रतिबिंब का कहेगा वो क्या रहेगी, दूरी जितनी भी दी रहेंगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में देती हैं। लेकिन बात ये होती जैसे कि यदि देखा जाए तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यदि हम लोग दूरी जो समय चाल पढ़ते हैं उसमें जो दूरी देखी जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व दूरी, वो माइनस में नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ हमको लेना पड़ता है, इसलिए हमको प्रतिबिंब की लंबाई व चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो वस्तु की दूरी है ये ऋणात्मक में होती है, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो होती है ये भी ऋणात्मक में होती है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती लंबाई होती है ये क्या होती है, ये भी ऋणात्मक में होती है। तो बचे सभी शेष वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि धनात्मक में आते हैं। उसी प्रकार जैसा कि इसमें आया जाए, यानी कि इसमें देखा जाए अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में ये विशेषता होती है कि हमको 2 ये पॉइंट याद करना पड़ता है। कौन सी? एक हमको ये याद करना पड़ता है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, और हमको वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। यदि आप ये दोनों याद कर लिए तो ये है, इसी 2 पॉइंटों से अधिकतर एग्जामिनर प्रश्न उठा करके बनाता है, यदि एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव बनाया क्वेश्चन तो इसमें ये आपको ध्यान देना है, जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए अवतल लेंस जो है प्रोसेस, अवतल लेंस में यदि हम लोग देखें तो ये एग्जामिनर इस प्रकार पूछेगा, प्राचल वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी निम्न में से किस में लागू नहीं होती। तो एक उत्तल लेंस दे देगा, एक अवतल लेंस दे देगा, और तीसरा बिंदु दे देगा ए व बी दोनों, चौथा NOT नॉन ऑफ दिस, यानी कि 4 बिंदु दे दिए जाएंगे। तो उसमें से आपको एक बिंदु पर क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस सारणी को आपके सामने क्या किया, रखा, और इस सारणी से आप लोग अवगत होइए। इस सारणी से यदि आप लोग अवगत हो गए हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना था वो हो जाएगा। इसी से मुझे मालूम चलता है कि कौन सा मान हमारा माइनस में रखा जाएगा, कौन सा मान मेरा प्लस में रखा जाएगा, क्या धनात्मक में रखा जाएगा। तो ये क्या होगा, सब प्रोसेस आपको क्या करना है, जानना है। यदि आप इसको जान लिए बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जैसा कि इसी के आगे हम लोग पढ़ लेते हैं F, U और V में संबंध। कब? जब लेंसों पर पूछा जाएगा तब। तो उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो भी 3 या 4 लाइनों में, 5 लाइनों में उसको हम क्या कर देते हैं, क्लियर करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आप क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, संबंध देखते हैं U, F और V में। रब करते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोग देखें, लेंसों के लिए U, V तथा F में संबंध, ये जो प्रश्न है
ये इसका फार्मूला जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है ज़्यादा। तो जैसा कि यदि दोस्तों इसमें देखा जाए, जैसा कि अभी कल की रिपोर्ट आई है, जैसे कि हम लोग अखबारों में पढ़े, वहाँ कुछ नई ये रिपोर्ट आई, जैसा कि अभी हाल ही में 10 व 12 का क्या परिणाम घोषित हुआ, तो उसमें कुछ ये मुद्दा रखा गया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जो बच्चे थे, उन्होंने अपने अंकों से क्या संतुष्टि नहीं जताई। उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र को क्या किए, उसको शिक्षा विभाग के पास क्या किए, सबमिट किए, यानी कि भेज दिए। और शिक्षा विभाग जो है उन पर, उनके जो पत्र लिखे हैं उन पर विचार विमर्श करते हुए यह आदेश दिए हैं कि ये जो हाई स्कूल व इंटर कॉपी चेक हुई है उनका मूल्यांकन पुनः किया जाए। पुनः मतलब उसको जब अंक प्रमाण पत्र जारी होगा, जब अंक प्रमाण पत्र जारी होगा तो उसमें आपका जो मान लीजिए नंबर कम है वो क्या, उसको सही रूप से उचित रूप से क्या किया जाएगा, उसको उचित रूप से क्या किया जाए, चेक करके अंक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैसा कि एक और रिपोर्ट आई थी कि मान लीजिए कि जो ये अंक प्रमाण पत्र आएगा, वो जैसे प्रिंसिपल है स्कूल के, वो अपने द्वारा नेट से क्या कर सकते हैं, प्रमाण पत्र निकाल करके सिग्नेचर करके मोहर लगा कर दे देंगे, वही क्या हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। अब प्रमाण पत्र क्या है, आएगा नहीं बोर्ड से, जैसे प्रमाण पत्र बन के आता था, अब प्रिंसिपल क्या करेंगे, ऑनलाइन क्या करेंगे, निकाल करके उस पर सिग्नेचर कर क्या कर देंगे, आपको वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये मुद्दा रखा गया कि इसका मूल्यांकन पुनः करके तब प्रमाण पत्र क्या किया जाए, जारी किया जाए। तो ये आप लोग के मान लीजिए कि जिसका नंबर कम है वो बढ़ने की भी संख्या है, और ये भी शंका है कि कम ना हो जाए, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। मूल्यांकन होगा, मान लीजिए किसी बच्चे का काउंटिंग करने में गलत हो गया होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, शुद्ध रूप से जो नंबर एग्जैक्ट पाया होगा बच्चा, उसको क्या किया जाएगा, उतना दिया जाएगा। तो जो बच्चे सेकंड डिवीज़न आए हैं वो हारी मत मानिए, आप उसी में संतुष्ट रहिए, मन लगाकर क्या करिए, तैयारी करिए। उसका एवरेज जो बच्चे हाई स्कूल में कम पाए हैं उसका एवरेज आप लोग क्या कर लीजिए, इंटर में निकाल लीजिए, उसका एवरेज जो है बराबर कर लीजिए इंटर से। जो वे विशेषताएँ वो अधिकतर जो प्रोसेस हो रहा है, हर चीज़ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो शिक्षा प्रसार के माध्यम से जितने भी सदस्य हैं, इनके मेंबर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द क्या किया जाए, हर पॉइंटों को जितने भी मैटर हैं सभी क्या किए जाए, प्रोवाइड किए जाए। इसमें 2 या 3 लाइन लिखना है, ये लिखना है कि जब लेंस में प्रतिबिंब की दूरी पूछे और जब लेंस में प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पूछे, तो ये प्रोसेस उसी पर हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर कह दिया जाए, क्या यहीं पर बोल दिया जाए, माना लेंस के प्रकाशिक से केंद्र की केंद्र से वस्तु की दूरी, ये u होता है क्या, यानी कि पहली पॉइंट में ये हम लोग लिख सकते हैं, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी मेरी, u हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी यहाँ क्या, v। तो यानी कि ये हमको कुछ नए बिंदु मिल रहे हैं। नए क्या, जैसे मैंने पिछले क्लासों में अभी कुछ न्यूमेरिकल करवाया तो वहाँ मैंने u और v की भी चर्चा किया, लेकिन यहाँ हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि v क्या बोला जा रहा है, u क्या बोला जा रहा है, ये और क्लियर हो जाएगा आपको इसी से। जैसा कि यहाँ हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस
एफ हो जाएगा। क्या? एफ हो जाएगा। तो इन तीनों का संबंध ही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये डायरेक्ट रूप से आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। यहीं आप लोग लिख सकते हैं u v तथा f यह संबंध लेंस का सूत्र कहलाता है। यहाँ ये आप लोग शुद्धिकरण से ये लिख सकते हैं, ये जो प्रोसेस है ये आप लोग लिख सकते हैं एकदम बेनिफिट। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये लेंसों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, जिसको हम लोग कहते हैं, हम पहली पॉइंट जिसको हम लिख सकते हैं, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f। ये तीनों बिंदुओं को हम लोग मिक्स करके ये बना देते हैं फार्मूला। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जब लेंस पर पूछा जाएगा तो ये फार्मूला है, और जब दर्पण में पूछा जाता है तो यहीं पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव का चिन्ह हो जाता है। तो सूत्र वही रहता है, सिर्फ चिन्ह परिपाटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये रहा दोस्तों कुछ नए बिंदुओं पर क्या जानकारी। अब इसी के आने वाले क्लासों में हम लोग क्या देख लेंगे? कुछ और नए बिंदुओं पर डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता, उसी के आगे क्या हो जाएगा? रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता के बाद हम लोग कुछ डायोप्टर आप लोग सुने ही होंगे। तो डायोप्टर पर भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करते हुए आवर्धन क्षमता डायोप्टर पर कुछ सवाल करवाते हुए क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और अंततः 1 या 1.5 घंटे की क्लास मेरी क्या रहेगी? सिर्फ न्यूमेरिकल पर रहेगी, जो NCERT न्यूमेरिकल पर आधारित रहेगी। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।